गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 10th की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम 1830 से 1848 के बीच में जो प्रोसेस था वो हम देख चुके हैं। 1832 1848 इकोनॉमिक हार्डशिप्स वगैरह वो सब हुई थी, वो सब हम डिटेल में देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। एक्चुअल में क्या है, जब आपको मैंने बताया था कि जो बेसिकली आप देखिए कि 1815 के आसपास जब यूरोप में नेपोलियन हटा था, तो नेपोलियन ने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें क्रिएट कर दी जिससे लोग बहुत खुश नहीं थे। तो जो इटली था, ब्रिटेन थे, ये सब क्या थे, अलग अलग हो गए थे। क्या हुए थे? इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब क्या हुए, अलग अलग हो गए। तो इन सबको यूरोप में वापस लाने का काम हुआ। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। मैं आपको दिखा देता हूँ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन कहाँ पर है। ये देखिए, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ऊपर यूरोप के पोर्शन में जाएंगे तो देखिए आपकी ये इटली है आपके नीचे की तरफ, ये जर्मनी है आपके यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका ब्रिटेन है। ठीक है, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तो बेसिकली जो ब्रिटेन है, इसी के पीपल्स आए थे जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है। ठीक है, यूरोप के जो ब्रिटेन वाला इलाका है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, ये जो एरिया है, इन्होंने बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर रूल किया था, ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये अलग हो गए थे, सेपरेट। मतलब ये यूरोप था पहले आपका, ये जो यूरोप है ना, ये यूरोप में काउंट होता था। ये इस तरह से ऑस्ट्रिया, ये देखिए, हमने पोलैंड के बारे में हमने बात की थी। पोलैंड बेसिकली कहाँ जा चुका था, रशिया के अंदर। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो इस तरफ ये रशियन एम्पायर है। तो ये पोलैंड को भी बाद में सेपरेट किया गया। मैं बताया ना आपको भी, पॉलिश लैंग्वेज, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ करके रशिया से पोलैंड को रिप्लेस किया गया, अलग किया गया। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ कॉमन हो चुके थे पहले। तो ये जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इनके तीन के यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब इनको यूरोप में कैसे मर्ज किया गया। ठीक है, तो देखिए आप, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यूरोपियन गवर्नमेंट ट्राइड इट्स बेस्ट वे टू यूनिफाई जर्मनी। सबसे पहले हम जर्मनी की बात करेंगे। यूरोपियन गवर्नमेंट ने अपने बहुत, मतलब अपने बेस्ट तरीके अपनाए ताकि वो क्या कर सके, जर्मनी को यूरोप में मर्ज कर सके। बट दे कुड नॉट, एज जर्मन एम्पायर वॉज अंडर द रूल ऑफ किंग विलियम फोर्थ। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, ऐसा कर नहीं पाए। उसका रीज़न क्या था, यूरोप में उसको मर्ज क्यों नहीं कर पाया? तो उसका रीज़न था जो आपके जर्मन के जो एम्पायर था, ठीक है, जर्मन एम्पायर का जो किंग था वो था रीज़न। ठीक है, क्या नाम था उसका? विल्हेम फोर्थ। ठीक है, कौन था? विल्हेम फोर्थ। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो जर्मनी था वो आपके यूरोप में मर्ज नहीं हो पाया। ठीक है, पर्शिया टुक प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिफाई जर्मनी। बट पर्शिया एक जगह थी जिसने क्या करा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं जर्मनी को क्या करूँगा, अपने साथ लेके आऊँगा। ठीक है, और यूरोप में मर्ज कराऊंगा। ठीक है, पर्शिया अगर आपको इसमें दिखा नहीं रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीदरलैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब प्रीवियस लेक्चर के अंदर में नीदरलैंड के बारे में बात करी। ठीक है, ठीक है, पहले यहाँ हुआ करता था, ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, यहाँ पर, यहीं पर आपके पर्शिया हुआ करता था। ठीक है, तो बेसिकली पर्शिया ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली क्या, कि मैं आपको जर्मनी को यूरोप में मर्ज कराऊंगा। ठीक है, तो पर्शिया टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई जर्मनी, यूरोप के अंदर जर्मनी को मैं ऐड कराऊंगा। पर एक्चुअल में जर्मनी ऐड क्यों नहीं हो रहा था? उसका रीज़न था उसका किंग विलियम फोर्थ। ठीक है, बट पर्शिया ने रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्शिया भी एक कंट्री था उस टाइम पर, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और क्या बोला कि मैं जर्मनी को यूनिफाई कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, ऑटोमन ऑटोमन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया, लीड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द जर्मनी। ठीक है, अच्छा, अब देखिए किस तरह से इन्होंने जर्मनी को ऐड कराया। तो आपको ध्यान रखना है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, नाम है पर्सन का। ठीक है, कहाँ, कौन था ये पर्सन? ये बेसिकली क्या थे, चीफ मिनिस्टर थे। कहाँ के थे? पर्शिया। लीड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी, इन्होंने क्या करा, जर्मनी के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को लीड किया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या करा, नेशनलिस्ट मूवमेंट जनरेट किया। कहाँ पर? जर्मनी में। क्यों किया? क्योंकि देखिए आप, जर्मनी में क्या था, बेसिकली रूल था किसका? था किंग का। तो उन्होंने देख ही लिया था क्या, कि पूरे यूरोप के अंदर जब नेशनलिस्ट मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं तो हम यूरोप यहाँ पर क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जर्मनी में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, किसने? चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया। किसने करा? चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ने स्टार्ट किया। कहाँ पर स्टार्ट किया? जर्मनी के अंदर। कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक है, इन्होंने क्या करा, लीड किया उस किस नेशनलिस्ट मूवमेंट को जर्मनी के अंदर। 3 वॉर्स वर फॉट बिटवीन द 1864 एंड 1830, 1864 से लेकर 1870 के बीच में। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, आप 1848 तक हम इकोनॉमिक हार्डशिप के बाद अब आ चुके हैं। अब जो है पूरा यूरोप बन रहा है वापस। क्यों? क्योंकि नेपोलियन के टाइम पर क्या हुआ था कि नेपोलियन जैसे डिफीट हुआ तो सब अपने अपने टेरिटरीज को लेकर अलग अलग हो गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वापस क्या हुआ, एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो 1830 से 1848 के बीच में था। अब धीरे धीरे यूरोप को वापस बड़ा बनाया जा रहा था। ठीक है, जितने भी टेरिटरीज बाहर निकली थी उन सबको वापस यूरोप में मर्ज किया जा रहा था, यूरोप को एक पूरा कॉन्टिनेंट बनाया जा रहा था। तो 1864 से 1870 के बीच में, जर्मनी के बीच में बेसिकली क्या हुआ, जर्मनी में 3 वॉर्स हुई। ठीक है,
3 वॉर्स हुई, जिससे क्या हुआ कि न्यू जर्मन एम्पायर वॉज फॉर्म विच वॉज बेस्ड ऑन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। और उसके बाद क्या हुआ, न्यू जर्मन एम्पायर बनाया गया जो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड था, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के ऊपर। कहाँ पर बनाया गया, जर्मनी के अंदर। आपको पहले ध्यान रखना है, यूरोपियन गवर्नमेंट ने ट्राई किया, यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या कि जर्मनी को यूरोप में मर्ज कर लिया जाए, बट ऐसा जर्मनी ने किया नहीं। तो फिर क्या हुआ, पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे एक तरीके से, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, उनका नाम था ऑटो वैन बिस्मार्क। इन्होंने क्या करा कि जर्मनी में नेशनलिस्ट मूवमेंट के स्टार्टिंग की, उसको लीड किया। उसके बाद 3 वॉर्स फाइट हुई 1864 से 1870 के बीच में 3 वॉर्स हुई, और न्यू जर्मन एम्पायर बनाया, जिसको बेसिकली क्या बनाया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है, और उसका यूनिफिकेशन कहाँ पर हो गया, यूरोप के अंदर। तो अगर हम देखें तो देखिए ये रहा जर्मनी आपके। ठीक है, यहीं पर इसका हमने बताया आपको, यहाँ पर कहीं था पर्शिया, सॉरी यहाँ नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास, यहाँ कहीं था पर्शिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका जर्मनी था, ये बेसिकली किस में मर्ज हो गया, आपके यूरोप के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो देखिए इटली वॉज द स्कैटर्ड एम्पायर कंसिस्टिंग 7 स्टेट्स। ठीक है, इटली जो बेसिकली था उसमें क्या थे, 7 एम्पायर स्टार्टेड थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड थे 7 एम्पायर्स। ठीक है, स्टेट्स से। आउट ऑफ 7 ओनली 1 वॉज गवर्नमेंट बाय द यूरोपियन गवर्नमेंट, लेकिन केवल उनमें से केवल एक ऐसा था जिसको यूरोपियन गवर्नमेंट क्या करती थी, रूल करती थी। केवल एक ऐसा था जिसको यूरोपियन गवर्नमेंट रूल करती थी। इटली भी दिखा देता हूँ मैं आपको मैप में, तो देखिए आप ये इटली यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे, इटली ये रहा। ठीक है, तो ये इटली बेसिकली कितने में था, 7 छोटे छोटे एम्पायर्स में डिवाइडेड था, जिसमें से केवल एक एम्पायर ऐसा था जिसके ऊपर यूरोपियन गवर्नमेंट रूल करती थी। ठीक है, अब बेसिकली जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उस टाइम पर कुछ ऐसे पीपल थे जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। ठीक है, जिनके कुछ के नाम तो आप पहले सुन भी चुके हैं, कुछ के नहीं सुने, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेजर रोल था वो था गुजुपी मजीनी। ठीक है, गुजुपी मजीनी, इनका नाम हमने पहले भी सुना है। ठीक है, हेड ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, वहाँ पर एक रिपब्लिकन पार्टी हुआ करती थी जिसके हेड थे ये। फाउंडर ऑफ यंग इटली। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये यंग है यहाँ पर। ठीक है, फाउंडर ऑफ यंग इटली मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कि यंग इटली और एक और इन्होंने बनाई थी, 2 पार्टीज बनाई थी इन्होंने। ठीक है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर गुजुपी मजीनी के बारे में बताया मैंने आपको। यूनिफिकेशन थ्रू एजुकेशन, और इन्होंने यूनिफिकेशन जो ट्राई किया इटली का, वो किसके अकॉर्डिंग ट्राई करा, इटली के अकॉर्डिंग, इटली का सॉरी कैसे अकॉर्डिंग ट्राई किया, एजुकेशन के अकॉर्डिंग। कैसे कि इन्होंने बोला कि इटली के अंदर हम जो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है हमारी, यहाँ जो एम्पायर्स हैं वो बेसिकली हमारे एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम लोग यूरोप के साथ मर्ज होते हैं तो यूरोप की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, वो हमारे एजुकेशन के ऊपर काम करेगी। तो इन्होंने एजुकेशन के थ्रू क्या करा, लोगों को मोटिवेट किया और बेसिकली इटली को कहाँ पर मर्ज करवाया, यूरोप के अंदर। सिमिलरली जो सेकंड थे वो थे आपके गुजुपी गरीबाल्दी। ठीक है, गुजुपी गरीबाल्दी। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये वहाँ के नाम है, तो देखिए आप प्रोनाउंसिएशन सही कर नहीं पाएंगे, तो गुजुपी गरीबाल्दी। ठीक है, नोन एज द हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। ठीक है, बेसिकली क्या कहते थे, हीरो ऑफ रेड शर्ट्स कहते थे। क्या कहते थे, हीरो ऑफ रेड शर्ट्स। वन सपोर्ट ऑफ इटालियन पीजेंट्स। अच्छा, इनको किसका सपोर्ट था, जो इटली के अंदर जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, उनका पूरा प्रॉपर सपोर्ट था इनको। ठीक है, तो एक इनका इंपॉर्टेंट रोल था कि क्योंकि पीजेंट्स सारे इनके सपोर्ट में थे, तो बेसिकली अगर ये बोलते तो सारे पीजेंट्स क्या थे, एक तरीके से यूनिफिकेशन में सपोर्ट करते। ड्रॉ आउट द स्पेनिश रूलर्स। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। क्या करा इन्होंने, ड्रॉ आउट स्पेनिश रूलर्स, जो स्पेनिश रूल करते थे यहाँ पर, कौन, स्पेनिश रूल करते थे, कहाँ पर, इटली में, उनको अगर उन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, अकेले तो निकाला नहीं होगा, बेसिकली क्या करा था, रिवॉल्यूशन करके उनको बाहर निकाला। ठीक है, तो इस तरह से यूनिफिकेशन इटली हुआ। ठीक है, बताया मैंने आपको कि बेसिकली 7 छोटे छोटे एम्पायर्स में, स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट केवल एक पे यूरोपियन गवर्नमेंट रूल कर रही थी, बट धीरे धीरे क्या कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कुछ रिवॉल्यूशन ने, और क्या करा, इटली को मर्ज करवाया। थर्ड जो थे वो थे कैवर। कौन थे, कैवर, कैवर। ठीक है, नाइदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक यट नोन एज द रियल मेकर ऑफ इटली। ठीक है, ना तो ये रिवॉल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेटिक थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको क्या बोला जाता है, रियल मेकर ऑफ इटली, इटली के रियल मेकर इनको बोला जाता है। ठीक है, वॉन वॉर्स अगेंस्ट द फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया थ्रू हिज डिप्लोमेटिक वेज। ठीक है, अपने डिप्लोमेटिक तरीकों से इन्होंने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से अगर वॉर्स जीती। ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया देख लेते हैं हम कहाँ पर है, हम बात करें इटली की, तो देखिए आप ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया दिख रहा है आपको, ऑस्ट्रिया हंगरी, और ये रहा फ्रांस। तो ये जो बेसिकली क्या था, यहाँ पर अटैक किया था इटली पर, लेकिन इन्होंने क्या करा,
कैवर ने बेसिकली अपने डिप्लोमेटिक वेज से क्या करा, एक तरीके से इनको हरा दिया डिप्लोमेटिक वेज से अपने, ठीक है। अगर आपको डिप्लोमेटिक वेज पता होना चाहिए, ठीक है, कूटनीति जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, डिप्लोमेटिक वेज से। अच्छा, इटली यूनाइटेड एंड विक्टर फादर ऑफ फादर, ठीक है। विक्टर, विक्टर क्या होता है बेसिकली, फादर ऑफ फादर एक तरीके से बोला जाता है। जस्ट अ मिनट, हाँ, इटली यूनाइटेड एंड विक्टर ऑफ द एमेनुअल सेकेंड डिक्लेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड इटली, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इटली क्या हुआ, अब यूनाइटेड हो गया। कैसे यूनाइटेड हुआ, जो बेसिकली 7 बताया था अभी आपको, 7 एम्पायर्स टूटा हुआ था, अभी सबको कर दिया यूनाइटेड कर दिया 7 एम्पायर्स को। और बेसिकली क्या करा, एक पर्सन थे जिनका नाम था विक्टर एम्बेनियल सेकंड। अच्छा, वेक्टर का मतलब क्या था, फादर ऑफ फादर। वेक्टर का मतलब क्या था, फादर ऑफ फादर। एक तरीके से कि ये आप बोल सकते हैं एक फ्रेज यूज किया जाता है, ठीक है। डिक्लेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड इटली, और यूनाइटेड इटली का रिप्रेजेंटेटिव इन्हें चुना गया। किसे चुना गया, आपके एमेनुअल सेकंड को, ठीक है। अपने एमेनुअल सेकंड को क्या कर गया, यूनाइटेड सॉरी जो इटली था, यूनाइटेड इटली, उसका रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। ही इज द नोबल एंड द किंग ऑफ इटली आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। किंग था वहाँ का, ही इज द नोबल एंड द किंग ऑफ इटली। इटली में भी 7 स्टेट से अलग अलग, तो वहाँ पे से था, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो चुका है। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जो ऊपर की तरफ था, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ स्कॉटिश, इरिश एंड इंग्लिश कम्युनिटी। जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें बेसिकली कौन कौन लोग थे, स्कॉटिश थे, इरिश थे और इंग्लिश लोग थे, इसकी कम्युनिटी के लोग थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द एम्पायर। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, कहाँ पर, यूरोप के अंदर, तो उससे क्या हुआ, एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुआ, एम्पायर में इकोनॉमिक लेवल बहुत बढ़ा, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन वॉज मेड इन विच, ठीक है, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया जिसके अंदर क्या बोला गया, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, किसको क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें शो नहीं है शायद, ओके, इस मैप में नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि कुछ यूनाइटेड बनाए गए, यूनाइटेड बनाए गए ग्रुप्स कहने का बोल सकते हैं, ताकि क्या कर सके, ये अपने लेवल पे कुछ काम कर सकें, ठीक है। तो एक्ट ऑफ यूनियन वॉज मेड इन विच इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को क्या बोला गया, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम आयरलैंड ऑल्सो एडेड एंड ब्रिटेन बिकम अ न्यू नेशन, देन नेशनल एंथम रिटन एंड इंग्लिश डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द नेशनल फ्लैग ऑल्सो फॉर्म्ड। अब देखिए अब क्या हुआ बेसिकली ब्रिटेन के अंदर, कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड को बना के क्या बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम। क्या बुलाया गया, यूनाइटेड किंगडम। ये एक्ट बना था, इसके अंदर कुछ कुछ कंट्रीज आपस में मर्ज हो गई अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। उन्होंने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके अगर अपने अकॉर्डिंग मर्ज हो गई, ठीक है। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम बना लिया। आफ्टर सम टाइम आयरलैंड ऑल्सो एडेड एंड ब्रिटेन, ठीक है। कुछ टाइम बाद कौन कौन ऐड हुआ इसके अंदर, आयरलैंड ऐड हो गया और ब्रिटेन ऐड हो गया। कौन कौन, आयरलैंड और ब्रिटेन। और ये तीन चारों मिलकर क्या बनाया, एक नया नेशन बनाया, एक नया नेशन बनाया। और एक नया, उस नेशन के बेसिस पे एक नेशनल एंथम बनाया गया, उसको लिखा गया, इंग्लिश डिक्लेयर एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, नेशनल फ्लैग बनाया गया। किस किस की बात कर रहे हैं हम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन, इन सबको मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाया, यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाया इन सबको मिलकर, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। एक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई, एक एंथम लिखा गया और एक फ्लैग भी बनाया गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। ब्रिटेन के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज थे वो सब मर्ज होके इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ यूरोप के अंदर, ठीक है। तो ये आपको हो गया, तीनों हमने क्लियर कर लिया। अब आगे देखते हैं हम विजुअलाइजेशन द नेशन, ठीक है। अब क्या था कि बेसिकली क्या है, अब आपको अपनी कंट्री को एक नेशन की तरह देखना है, ना कि मोनार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे, वो क्या थे आपको दे रखना है, ठीक है। तो उस नेशन को देखने के लिए आपको कुछ ऐसे सिंबल्स बताए गए, जिसको उन सिंबल्स को देख के आप क्या कर सकते हैं, अपने नेशन के अकॉर्डिंग फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन फ्लैग है, अगर मैंने आपको बताया था भारत माता हम जो बोलते हैं, एक्चुअल में कोई भारत माता है क्या, एक्चुअल में अगर आप बात करें, ठीक है। हम हमारे मदरलैंड को क्या बोलते हैं, भारत माता बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने देखा हो मूवीज वगैरह तो इंडियन फ्लैग के बीच में एक ना भारत माता की फोटो भी बनी होती है कभी कभार। तो एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों ने क्या करा, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग्स बनाई ताकि हम लोग नेशन के अकॉर्डिंग हमारे क्या करें, नेशन की तरफ क्या करें, एक नेशनलिस्ट फीलिंग रख सकें। तो उसी तरह से कुछ विजुअलाइजेशन या कुछ आइडियाज या कुछ क्राफ्ट्स, कुछ आर्टिस्टिंग, कुछ पोइट्स ऐसे वहाँ भी थे, कहाँ पर, यूरोप के अंदर, जिसके तरह क्या हुआ, लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग्स को जनरेट किया गया।
ठीक है। अगर इंडिया में बात करें तो मैं बताया आपको भारत माता हो गया, अशोक चक्र हो गया जो हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर यूज किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से वहां पर भी था, वहां पर क्या थे, एल्गोरी, क्या था, एल्गोरी। अच्छा, ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो डिफरेंट सिंबल्स, ब्रोकन चैन, ठीक है, फ्लैग्स, ये सब आपने यूज किए थे वहां पर 9th क्लास के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, एल्गोरी, इसका मतलब क्या है, स्टोरी, poem or picture which can be interpreted to reveal a hidden meaning is known as allegory। ठीक है, एक ऐसी स्टोरी या पोएम या पिक्चर जिसका एक बहुत छुपा हुआ, एक हिडन क्या हो, एक हिडन मीनिंग हो, बहुत जो आपको इंटरप्रेट करे, ठीक है, आपके नेशनलिस्ट फीलिंग को इंटरप्रेट करे। ठीक है, जैसे कि हम भारत माता की, मैंने आपको बताया, आपने कभी देखा है कि भारत माता को, नहीं देखा, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पिक्चर को देख के हमारे नेशन के बारे में सोचते हैं, हमारी कंट्री के बारे में सोचते हैं, या जैसे ही भारत माता को बोलता है तो हमारे हमारे अंदर माइंड में ऑटोमेटिक हमारी कंट्री के लिए फीलिंग्स जनरेट होती है। तो ये इस तरह से एल्गोरी बनाई गई थी वहाँ पर, स्टोरी, पोएम, पिक्चर्स बनाई गई जो क्या करती थी, आपके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको, हिडन को क्या करती थी, बाहर निकालती थी, रिवेल करती थी। अच्छा, दे वर यूज इन 18th एंड 19th सेंचुरी टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। मैंने आपको बताया इनको क्या करते थे, 18 और 19th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जर्मेनिया। ठीक है, क्या है, जर्मेनिया, दिस इज नॉट अ ह्यूमन, इट इज ओनली एन आर्ट टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये कोई ह्यूमन का नाम नहीं है, ये केवल एक आर्ट थी, क्या, एक आर्ट थी, पिक्चर थी, जिसको आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। किसको, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा भी देखिए और भी सिंबल्स थे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो एल्गोरिया आपको समझ में आ गया, जर्मेनिया आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें कुछ सिंबल्स, इन सिंबल्स को आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। ब्रोकन चेन जो बेसिकली किसको शो करता था, लिबर्टी को शो करता था। ठीक है, राइजिंग सन जो एक तरह से न्यू एरा, क्योंकि मोनार्की से आप कहाँ जा रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल में जा रहे हो आप, तो ये न्यू एरा को शो करता था। स्वार्ड, स्वार्ड बेसिकली रेडी टू फाइट, स्वार्ड किसको शो करता था, रेडी टू फाइट। ठीक है, आप अपने रेडी रहिए, हर टाइम रेडी रहिए, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी गवर्नमेंट में कुछ गलत हो रहा है तो वो आप, गवर्नमेंट आपसे, आप गवर्नमेंट से नहीं है, तो आप क्या कर सकें, उनके खिलाफ लड़ सकें। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो बेसिकली ये किसको शो करता है, हीरोइज्म। ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स किसको शो करता था, हीरोइज्म। तो इस तरह से डिफरेंट सिंबल्स थे जिनके अलग अलग सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो होप ये समझ में आया 18th 19th सेंचुरी कैसे 1830 से 1840 में गए हम, और 1848 के अंदर गए, और 1848 के बाद किस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ, ब्रिटेन हुआ और जर्मनी हुआ, किस तरह से यूरोप में ऐड हुए। ठीक है, यानी किस तरह से, तो देखिए अगर हमने देखा तो इटली में 7 टेरिटरीज थी अलग अलग, जिनको मर्ज करके एक इटली बनाया गया कंबाइंड। ठीक है, ब्रिटेन में जो, सॉरी हाँ, ब्रिटेन में जो था बेसिकली उसमें क्या हुआ, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, आयरलैंड और एक ब्रिटेन, इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया, एक यूनाइटेड किंगडम बनाया गया। तो इस तरह से उनका यूनिफिकेशन हुआ। और जर्मनी जो बेसिकली एक्चुअल में मिड में था, वो भी छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था, जिसमें क्या करा, हमारी हेल्प करी, किसने हेल्प करी, सॉरी हमारी नहीं, यूरोप की हेल्प करी, किसने हेल्प करी, पर्शिया के सीएम ने। ठीक है, पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हेल्प करी, वहाँ पर नेशनलिज्म मूवमेंट जनरेट किया और उसको क्या करा, यूनिफाइड किया, मतलब एक तरीके से कंबाइंड किया। जो छोटी छोटी टेरिटरीज थी ना, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, छोटी छोटी टेरिटरीज को हटा के एक कंबाइंड यूनाइटेड बना, जैसे कि इंडिया बना। इंडिया में अगर आप राजस्थान में बात करें तो मेवाड़ रियासत अलग थी। ठीक है, अगर आप मेवाड़ की रियासत बात करें, जैसे राणा रतन सिंह थे, पद्मावती, ये सब आपके इधर आ गए। मारवाड़ रियासत जैसलमेर के ऊपर अलग थी, आपके जयपुर या आपके आमेर वाली रियासत अलग थी। तो इन सबको मर्ज करेगा ना, हमने राजस्थान बनाया। तो सिमिलरली वहाँ पर भी यही चीज़ हुई। ठीक है, बस वहाँ पर कंट्री बना, यहाँ पर क्या बना, हमारे स्टेट्स बने। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, इन द लास्ट ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू इम्पेरियलिज्म। ठीक है, अच्छा, जैसे ही 19th सेंचुरी क्या हुआ के लास्ट ईयर्स आते गए, तो नेशनलिज्म अब स्टार्ट हो गया कन्वर्ट होना, किसमें, इम्पेरियलिज्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, इम्पेरियलिज्म में। इम्पेरियलिज्म बेसिकली क्या होता है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग अ कंट्री पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री और अदर मीन्स इज कॉल्ड इम्पेरियलिज्म। कहने का मतलब ऐसी पॉलिसी जो अपने कंट्री को एक्सपेंड कर सके, किसके बेसिस पे, पावर बाय द यूज ऑफ मिलिट्री, मतलब आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस करके अपनी कंट्री के टेरिटरीज को बढ़ाओ। ठीक है, किसको, अपनी कंट्री के टेरिटरीज को बढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो 1967-68 के आसपास हमने देखा था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इन द लास्ट ईयर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इम्पेरियलिज्म। तो नेशनलिज्म था वो बेसिकली इम्पेरियलिज्म में स्टार्ट हो चुका था। और फिर अगर आपने देखा हो तो ब्रिटेन वगैरह बेसिकली क्या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाता था, जैसे कि वो कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, यूएसए गए थे, ऑस्ट्रेलिया उन्होंने फाइंड किया, इंडिया भी वो लोग आए, उन्होंने क्या करा, रूल करना स्टार्ट किया। तो नेशनलिज्म जो 19th सेंचुरी के लास्ट के ईयर थे, उसमें नेशनलिज्म किस में कन्वर्ट हो चुका था, टोटली किस में कन्वर्ट हो चुका था, टोटली कन्वर्ट हो गया था वो इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिसीज जो अपनी कंट्री की पावर्स को एक्सपेंड कर सके। तभी तो ब्रिटेन से लोग यहाँ इंडिया में उन्होंने रूल किया, अपनी पावर्स को यहाँ पे रूल किया, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया, अपनी कॉलोनीज बनाई। इंडिया एक कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया एक कॉलोनी था,
यूएसए एक कॉलोनी था, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की कॉलोनीज थी। तो इस तरह से कॉलोनीज बनाई और अपनी पावर्स को एक्सपेंड किया। कब की बात है ये? लेट 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी। तब नेशनलिज्म किस में कन्वर्ट हो चुका था? एम्पायर में। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है चैप्टर जो था हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। किस तरह से यूरोप का यूनिफिकेशन हुआ, कैसे यूरोप बना, और उसके बाद छोटे छोटे लेवल पे, अलग अलग लेवल पे यूरोप में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। बट उसके बाद क्या हुआ, नेशनलिज्म जैसे ही हो चुका था, पूरे यूरोप के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, उसके बाद क्या यूरोप ने दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। मतलब थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म, थ्योरी ऑफ इम्पेरियलिज्म, जो उसी इम्पेरियलिज्म थ्योरी को लेके वो इंडिया में आए। उन्होंने यहाँ पर आए तो बेसिकली वो ट्राइड करने के लिए थे, लेकिन इम्पेरियलिज्म थ्योरी को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया। तो अब जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा इसी से रिलेटेड है कि जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म फीलिंग अब इम्पेरियलिज्म फीलिंग में कन्वर्ट हुई थी, तो उस इम्पेरियलिज्म फीलिंग का इंडिया में उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। फिर इंडिया में किस तरह से उसको देखा गया या उन्होंने किस तरह से रूल किया, उसके बारे में हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर में। तो होप ये आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।